नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खुदरा महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर में खुदरा महंगाई की दर 7.41% पहुंच गई, जो 5 महीने में सबसे ज़्यादा है। बता दें, इससे पहले अगस्त में खुदरा महंगाई 7% रही थी। ये लगातार 9वां महीना ऐसा है जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6% तय किए गए महंगाई के मानक से महंगाई दर ऊपर रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपने आंकड़ों में इसकी जानकारी दी। यही नहीं, देश की औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार भी अगस्त में 0.8% सिकुड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि पहले उन्हें अध्यक्ष बनने दें, फिर वो इसको देखेंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो होंगे या राहुल गांधी होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले मेरा चुनाव तो खत्म होने दो, मुझे अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात पूरी तरह झूठ है। मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने कहा कि किसी ने इस तरह की स्टोरी को प्लांट किया है और ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। बताना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में खड़गे के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए रॉजर बिन्नी का नाम सामने आने और सौरभ गांगुली के बाहर होने को लेकर राजनीति गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सौरभ गांगुली को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह डिनर पर सौरभ गांगुली के घर आए थे। वो चाहते थे कि गांगुली बीजेपी से जुड़े। बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली से कई बार कहा गया था, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और चूंकि वो ममता बनर्जी के राज्य से आते हैं, इसलिए शायद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सौरभ गांगुली की बीसीसीआई से एग्जिट को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। डेरेक ने गांगुली की खबर के बाद बीजेपी पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही डेरेक ने राजनाथ समेत बाकी बीजेपी नेताओं के बेटे और उनके फोटो को ट्वीट किया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने लिखा, मैं जय शाह हूँ, एक बार फिर से बीसीसीआई सचिव बन रहा हूं। मेरे पिता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैं अरुण सिंह धूमल आईपीएल का नया अध्यक्ष हूं। मेरे बड़े भाई केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम भाजपा के परिवारवाद मुक्त भारत और नरेंद्र मोदी के डायनास्ट क्लब के उदाहरण हैं। भारत के लिए ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार पर हत्या का मुकदमा चलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार और 17 अन्य लोगों के खिलाफ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में हत्या के प्रयास, दंगा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में फरार चल रहे 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। बता दें कि मई 2021 में पहलवान सुशील कुमार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हत्या के बाद 18 दिन तक सुशील कुमार इधर उधर भागते रहे थे। मंगलवार को जेपी की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। इसके बाद अब नीतीश कुमार ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का करियर अभी 20 साल पहले शुरू हुआ है, उनकी टिप्पणियों को वो कोई महत्व नहीं देते हैं। जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सीताब दियारा में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान था कि जेपी किस लिए खड़े हुए थे? मैं उन लोगों को कोई महत्व नहीं देना चाहता जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। नीतीश कुमार अमित शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी नेता के शिष्य आज सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर अपनी लक्ष्मण रेखा को बखूबी जानता है, लेकिन यह तय करने के लिए कि नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या यह मुद्दा केवल अकादमिक बन गया है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय करना चाहिए।
क्या आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है? नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया, इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर दाखिल की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। दोनों ने कोर्ट हलफनामे के लिए समय मांगा। मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी। वहीं जब आज मामले की सुनवाई शुरू हुई तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा कि मुद्दे अकादमिक हैं और कठिनाइयों के व्यक्तिगत मामलों को स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जा सकता है। एसजी ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहीं जस्टिस नजीर ने सुझाव दिया कि अगर मुद्दा अकादमिक है तो अदालत का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। क्या हमें समय बीतने के बाद इसे इस स्तर पर उठाना चाहिए? इस पर वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि 1978 में की गई नोटबंदी 2016 के फैसले के विपरीत संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इसलिए कानूनी मुद्दा क्या रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 और 26 को नोटबंदी के लिए लागू किया जा सकता है, बहुत अधिक जीवित है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार भविष्य में इसे दोहरा सकती है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि वो नोटबंदी की घोषणा से पहले आरबीआई बोर्ड की बैठकों से संबंधित दस्तावेजों को देखना चाहते हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जब से उन्होंने फिल्म निर्देशक साजिद खान को रियलिटी शो बिग बॉस से बाहर करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, तब से उन्हें लगातार उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बलात्कार की धमकी दी जा रही है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर धमकी देने वालों की जानकारी को भी शेयर किया। स्वाति मालीवाल ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है और धमकी देने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें, मालीवाल ने कुछ दिन पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की थी कि साजिद खान को बिग बॉस से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। साजिद खान रियलिटी शो बिग बॉस 16 में हिस्सा ले रहे हैं। स्वाति मालीवाल का कहना था कि साल 2018 में सामने आए मी टू कैंपेन के दौरान कई महिलाओं ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि इस तरह का कोई आदमी बिग बॉस के शो में क्यों है। कर्नाटक में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट है कि 16 दलितों को कई दिनों तक बंद रखा गया। उनका आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनमें से एक गर्भवती महिला का तो गर्भपात भी हो गया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना है कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की। दलितों पर उत्पीड़न के लिए आरोप बीजेपी के कट्टर समर्थक जगदीश गौड़ा पर लगा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने अपने कॉफी बागान में 16 दलितों को बंद कर रखा था। पुलिस ने कहा कि जगदीश गौड़ा और उनके बेटे तिलक गौड़ा के खिलाफ दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों फरार हैं और तलाश की जा रही है। हालांकि आरोपी शख्स से बीजेपी ने दूरी बना ली है। पार्टी के जिला प्रवक्ता ने दावा को खारिज कर दिया है कि वो पार्टी के नेता हैं। बरसिद्धि वेणुगोपाल ने एनडीटीवी से कहा कि ना तो जगदीश पार्टी कार्यकर्ता हैं और ना ही सदस्य, वो सिर्फ भाजपा समर्थक हैं। वो किसी भी अन्य मतदाता की तरह हैं। केरल के पथानामथिट्टा जिले में कथित रूप से अमीर होने के लिए 2 महिलाओं की बलि देने के मामले में पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस ने कहा कि ऐसी आशंका है कि अभियुक्तों ने महिलाओं की हत्या करने के बाद शरीर के अंगों को खाया हो। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोच्चि के पुलिस कमिश्नर सीएच नागराजू ने कहा कि दोनों महिलाओं के शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया गया है। पीड़ित महिला के शरीर के कुछ हिस्सों को 3 गड्ढों में दफनाया गया था। पुलिस ने कहा कि हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस तरह के और भी मामले हुए हैं और इस मामले में क्या और भी लोग शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने जिन महिलाओं की हत्या की उनका गला घोटने से पहले उन्हें बांध दिया गया और प्रताड़ित किया गया। महिलाओं के स्तन काट दिए गए और खून बहने दिया गया। पुलिस प्रमुख ने कहा कि शवों में से एक के 56 टुकड़े कर दिए गए हैं। 3 गड्ढों से शव के अंग मिले हैं। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अभियुक्त शफी ने यौन शोषण किया। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जम्मू जिले के सभी तहसीलदार यहां 1 साल से अधिक समय से रह रहे व्यक्तियों को जरूरी सत्यापन करने के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इस आदेश का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने विरोध किया। उपायुक्त की ओर से बताया गया है कि पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का 1 साल पुराना कोई भी बिल, आधार कार्ड, किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, घर की बिक्री के किसी पंजीकृत दस्तावेज आदि को निवास प्रमाण पत्र के रूप में तहसीलदार को दिखाया जा सकता है।
जम्मू में 1 साल से रहने वाले लोगों को मतदान वाले अधिकार को लेकर राज्य के विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय लोगों को वोटर बनाने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर बुरी तरह डरी हुई है और वो जानती है कि वो इस चुनाव में हार जाएगी। पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह की साजिशों का जवाब चुनाव में देना चाहिए। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, भारतीय चुनाव आयोग के हालिया आदेश जिसमें नए वोटरों को रजिस्टर करने की बात की गई है वो भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट की शुरुआत है जिसके तहत जम्मू में बाहरी लोग बसाए जाने वाले हैं। इसका पहला नुकसान डोगरा संस्कृति, उनकी पहचान, रोजगार और व्यापार को होगा। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार के पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की इच्छा वाली खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस में दावा किया गया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग की है। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस साल 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये मांग उठाई थी। समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपको पीपीपी पाक परस्त पार्टी कहा। पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि आपकी पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के पाक प्रेम के समान अंतर है। जैसे कांग्रेस आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, बालाकोट पर सबूत मांगा था, यही कांग्रेस पार्टी ने आप सरकार की मांग पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है तो व्यापार कैसे संभव है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। बताना होगा कि कुछ महीने पहले पंजाब में कुमार विश्वास और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास और बग्गा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए इस साल अप्रैल में पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची थी। बता दें, कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने इस साल 12 अप्रैल को रूपनगर थाने में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश रचने, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।